नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी बाई शालिनी पर। बच्चों, अभी आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऐसे में आप सभी तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। हिंदी का एग्ज़ाम भी आपका 2 मार्च को आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग हिंदी को साइड तो करके नहीं बैठे हैं ना, पढ़ तो रहे हैं थोड़ा बहुत। चलिए, ये मैं मानती हूँ कि आप हिंदी को थोड़ा बहुत करके एक एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ ही रहे होंगे, तो वो तो सब आपने तैयारी अच्छे से शुरू कर ही दी होगी। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर एक बार क्यों ना हो जाए मेरे साथ फटाफट से क्विक क्विक वाला माइंड मैप तैयार सभी चैप्टर्स का। लेकिन उससे पहले आप लोग हिंदी बाई शालिनी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। तो किया आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब? तो अब हो जाए फिर से क्विक क्विक वाला माइंड मैप तैयार सभी चैप्टर्स का। तो बच्चों, सबसे पहले आता है क्षितिज में गद्य खंड में पहला चैप्टर आपका है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस पाठ का उद्देश्य आपका है करोड़ों गुमनाम देशभक्तों के योगदान के जरिए देशभक्ति का संदेश समस्त जनमानस को पहुंचाना। इस पाठ के अंदर बताया गया है कि एक हालदार साहब हैं और वो हालदार साहब अपने काम से जब निकलते हैं तो हर 15 दिन बाद वो जिस कस्बे से गुजरते हैं उस कस्बे में पहले तो ये बताया गया कि उस कस्बे में नगर पालिका क्या क्या काम करती है, उस कस्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें देखने को मिलती हैं। फिर उस कस्बे का एक मुख्य चौराहा है जहाँ पर एक पान की दुकान भी है और उस मुख्य चौराहे पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ है वो है वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। तो हवलदार साहब का ध्यान उस मूर्ति पर जाता है और वो हवलदार साहब उस मूर्ति पर जो सबसे ज़्यादा एक ध्यान आकर्षित करती है चीज़ वो ये दिखाई देता है उन्हें कि उस मूर्ति पर सब कुछ वैसा का वैसा है। जिस भी मूर्तिकार ने ये बनाई है उसका प्रयास बहुत सराहनीय भी है, परंतु उसमें एक चीज़ की कमी उनको बहुत खटकती है और वो है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो कि उनकी पहचान है। हम नेताजी को उनके गोल गोल चश्मे से बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मगर वो चश्मा उनका गायब है। मतलब चश्मा तो है, पर वो चश्मा जैसा कि मूर्ति पर एक पत्थर की मूर्ति पर पत्थर का ही बनाया हुआ चश्मा होता है, पर वो चश्मा पत्थर का बनाया हुआ नहीं है, वो चश्मा है ओरिजिनल चश्मा जैसा हम आमतौर पर पहनते हैं। ऐसे में उनका ध्यान उस पर जाना वाजिब सी बात है। और ऐसे में वो वहाँ जब रुकते हैं पान खाने के लिए तो पान वाले से इस बारे में पूछते हैं। पहले तो पान वाला कुछ इंटरेस्ट लेता नहीं है, बताता नहीं है, लेकिन जब अगली बार में जब वो पान वाले से पूछते हैं तो पान वाला उनको इस रहस्य का उद्घाटन कर देता है कि ये कोई कैप्टन चश्मे वाला है जो ये करता है। बाद में धीरे धीरे उनको एक बार जब वो वहाँ से निकलते हैं तो एक बार कैप्टन वहाँ से गुजर रहा होता है तो उनका देखने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हो जाता है। तब वो देखते हैं कि एक मरियल सा बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति कैप्टन है जिसको कि लोग कैप्टन कहते हैं। तब ऐसे में और वो ये भी देखते हैं कि उसकी कोई दुकान भी नहीं है, वो फेरी लगाता है। ऐसे में कैप्टन बाद में जब वो वहाँ से एक बार फिर से वो गुजरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैप्टन अब जो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर अब कोई भी चश्मा नहीं है। पहले तो जब भी हर 15 दिन बाद वो निकलते थे तो चश्मा बार बार बदलता रहता था, तो उनका कौतूहल और ज़्यादा बढ़ता रहता था और वो देखते थे आज कैसा चश्मा होगा, आज कैसा चश्मा होगा। कभी गॉगल्स वाला चश्मा होता था, कभी कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर चश्मा होता था। तो अलग अलग प्रकार के चश्मे उनको देखने को मिलते थे जो कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करते थे। पर एक बार जब वहाँ पर 2-3 बार जब ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उनको चश्मा देखने को नहीं मिला तो उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि कैप्टन मर चुका है। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो बड़े भावुक हो गए और उस दिन पान वाला भी बड़ा भावुक हो गया बताते बताते। और फिर उनको एक बार ये लगा कि अब कहाँ ऐसी देशभक्ति लोगों में है कि जो अब उनके ऊपर चश्मा लगाए। लेकिन जब वो अगली बार वहाँ से निकलते हैं तो पहले ही अपने ड्राइवर को कह देते हैं कि रास्ते में रुकना नहीं है और वो आज पान भी कहीं और खा लेंगे। तो
लेकिन जब अनायास ही, जहाँ रोज हमारी देखने की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे ही अनायास जब जीप उस चौराहे से, मूर्ति के आगे से निकलने लगी, तो उनकी अचानक नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत जीप वाले को, ड्राइवर को बोला कि रोको, और वो जीप रुकती उससे पहले ही वो कूद के तुरंत भागे, दौड़े, और उन्होंने देखा कि वहां पर एक चश्मा बना हुआ है, और वो चश्मा जैसे सरकंडे का चश्मा बना हुआ है, जैसा कि बच्चे आमतौर पर बनाते हैं ये। और वो वहां जाकर के अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए, और उन्हें ये देख करके बहुत ही सुकून प्राप्त हुआ, खुशी से उनके आंसू छलक आए, जब उन्हें ये लगा कि देश के बच्चे भी, उस कस्बे के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सराहनीय प्रयास के द्वारा उस सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा बना करके नेताजी को लगा करके ये अपनी देशभक्ति का परिचय दिया, एक बहुत सुंदर परिचय। और उनको लगा कि देशभक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई है, वो देश के बच्चों में आज भी व्याप्त है। तो इस पाठ से हमें देशभक्ति की के संदेश की एक महक आती है। दूसरा हमारा पाठ है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का उद्देश्य है कि उनके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया है और मानवीयता की भावना का प्रतिपादन किया गया है। इस पाठ में सबसे पहले तो बाल गोविंद भगत के शारीरिक चित्रण किया गया है कि वो मंझोले कद के हैं, गोरे चिट्टे व्यक्ति हैं, उनके बाल किस प्रकार के हैं, सफ़ेद बाल हो चुके हैं, ये सभी उनका बताया गया है। और फिर उनके चरित्र के बारे में बताया गया है कि वो, उनका चरित्र किस प्रकार का है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी किसी की चीज़ काम में नहीं लेते, बिना पूछे कभी किसी की चीज़ नहीं लेते हैं, और कभी किसी के खेत में भी नहीं जाते हैं, और वो इस तरह से वो एक आदर्श व्यक्ति हैं। चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, बारिश का मौसम हो, वो अपने नियम को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, वो नियम से अपना हर काम करते हैं। उनकी सुबह शाम भगवान की स्तुति से ही होती है, वो भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। अब जब गंगा पे स्नान करने जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं। उनका ये मानना है कि साधु को कभी किसी से सहारा नहीं लेना चाहिए, रास्ते में कुछ भी नहीं खाते हैं, सीधा जाते हैं, स्नान करते हैं, भजन करते हैं। इस तरह का उनका हमेशा का रूटीन रहता है। बहुत ही मधुर संगीत वो गाते हैं। गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ ही वो खेती बाड़ी भी अपनी संभालते हैं। उनका एक लड़का है जो थोड़ा बोदू सा है, और कुछ उसको मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मगर वो ये मानते हैं कि ऐसे बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। उस बेटे की एक पत्नी भी है जो घर का सारा कामकाज देखती है और बहुत ही अच्छे से घर को संभालती है। एक बार उनके नियमों में कभी कोई कमी नहीं आती, वो अपने नियम से सब कुछ काम करते हैं और गृहस्थ जीवन का पालन करते करते सारे अपने सन्यासी जीवन को भी पूरा जीते हैं। एक बार लेखक ने यह देखा कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उनके संगीत का चरमोत्कर्ष तब उनको, लेखक को देखने को मिला कि वो तब भी उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे के शव के पास बैठे हुए गीत गा रहे हैं और फूलों की माला पिरो रहे हैं, और वहां पर इतने प्रेम में डूब करके गीत गा रहे हैं कि पतोहू जो बगल में बैठ कर रो रही है उसको भी वो रोने के लिए मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो अब रोने की कोई बात नहीं, ये तो खुशी का अवसर है, तुम उत्सव मनाओ। तो ऐसे में जब लोग ये सोचते हैं कि कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, तो ऐसे में वो एक बहुत बड़ा प्रमाण दे रहे हैं कि हमें पुरानी कुरीतियों से हट करके कुछ सोचना चाहिए। वो जब बेटे का जब अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है तो वो अंतिम क्रियाकर्म भी अपनी बहू के हाथों ही करवाते हैं, और साथ ही उसके भाई को ये कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसका दूसरा विवाह करवा देना। तो ऐसे में वो पुरानी सामाजिक मान्यताएं, जो पुरानी कुरीतियां समाज में फैली हुई हैं, उन कुरीतियों का भी डट करके विरोध करते हैं। उनकी बहू मना भी करती है, लेकिन वो सख्ती से उसको कह देते हैं जाने के लिए और कहते हैं यदि तुम नहीं गई तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे में उनकी बहू को उनकी बात, उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। हमारा तीसरा पाठ है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल।
यशपाल ने इसमें शानो शौकत से जीने वाली सामंतशाही बनावटी जीवन शैली पर जीने वाले लोगों के ऊपर कटाक्ष किया है। जैसे कि इसमें लखनऊ के नवाब जो कि सामंतशाही परिवार से हैं, उनकी बनावटी जीवन शैली पर इस पर गहरा कटाक्ष किया गया है। लेखक ने इसमें बताया है कि लेखक स्वयं एक बार नई कहानी के चिंतन हेतु एक रेलगाड़ी में सेकंड क्लास के टिकट लेकर के बैठे। उनको ये लगा कि जो भी उस डिब्बे में, सेकंड क्लास के डिब्बे में कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, खिड़की के पास बैठ कर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सकेंगे और साथ ही साथ वो नई कहानी के बारे में चिंतन भी कर सकेंगे, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि शायद कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, डिब्बा निर्जन होगा। परंतु उनकी आशा के विपरीत डिब्बा निर्जन नहीं था। जब वो उसमें बैठे तो उन्होंने देखा कि आलती पालती मार करके बर्थ के ऊपर एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हुए थे, जो कि लखनऊ के नवाब थे। उनके पास ही खीरे भी रखे हुए थे तौलिए के ऊपर बिछे हुए, और वो नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने में कोई भी उत्साह नहीं दिखाया, और उन्होंने ना ही उनकी तरफ देखा, देख करके आंखें भी फेर ली, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही वो कोई मुस्कुराए, ना ही कोई हाव भाव ऐसा दिया कि ऐसा लगे कि वो उनसे कोई बातचीत करने में उत्साहित हैं। तो सम्मान में लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली और उनसे बात नहीं की। थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद में नवाब साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पास रखे हुए खीरों को खाने का उनका मन किया, तो उन्होंने उसको वो पूरा का पूरा उन्होंने फिर इनसे लेखक महोदय से पूछा। तो लेखक महोदय ने अपने आत्मसम्मान में उनको मना कर दिया। और इसी बीच पूरा प्रोसेस भी बताया गया कि किस तरह से नवाब साहब ने खीरों को पहले धोया, पोंछा, फिर उनको रगड़ करके उसको उसके झाग निकाले, फिर उन्होंने उसको काटा और काट करके फांकों को तरीके से बहुत ही सलीके के साथ में सजा करके रखा, फिर उसके ऊपर नमक मिर्च बुरका और फिर उसको सूंघा और सूंघ करके खिड़की के बाहर छोड़ दिया, यानी फेंक दिया। तो ये सारा, और फिर उसके बाद में उन्होंने अच्छे से डकार ले ली, मुंह को पोंछा, और ये सारा प्रोसेस बता करके उन्होंने ऐसा जताया जैसे कि नवाब साहब को सिर्फ इसी काम में वो बड़े थक गए हैं और उनका पेट भर गया है और वो थक गए हैं, और फिर वो आराम फरमाने लगे। और फिर उसके बाद में लेखक को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो सोचते हैं कि क्या बिना खाए ही जब डकार आ सकती है, तो क्या बिना पात्रों और बिना विचारों के क्या किसी कहानी को लिखा जा सकता है। तो ये भी एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि क्या बिना पात्र और बिना विचारों के कहानी बन सकती है। तो हाँ, बन तो सकती है, परंतु उसमें वैसी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जैसा कि बिना खाए अगर डकार आ जाती है तो उदर की शांति नहीं होती, उदर को तृप्ति नहीं मिलती। उदर मीन्स पेट, पेट को तृप्ति नहीं मिलती, पेट को संतोष नहीं मिलता। वैसे ही यदि कहानी बिना विचारों और बिना पात्रों की यदि लिखी जाएगी तो फिर पढ़ने वाले को भी उसमें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उसको कोई संतोष प्राप्त नहीं होगा, उसको आनंद ही नहीं आएगा। तो इस कहानी के माध्यम से एक सामंतशाही, बनावटी सामंतशाही शैली को आधार बना करके उस पर करारा व्यंग किया गया है। अगला पाठ हमारा है, इसमें जो है वो है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने इसमें अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं, विशेषकर कि पिता और उनकी जो प्राध्यापिका ही हिंदी की थी शीला अग्रवाल, इन दोनों का खास तौर पर वर्णन किया है और ये बताया है कि इन दोनों का उनके जीवन पर क्या क्या, उनके व्यक्तित्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। राजस्थान के अजमेर में आने से पहले लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे, जहां पर उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन किसी बड़े आर्थिक झटके के कारण से उनको इंदौर छोड़ना पड़ा और वो अजमेर आकर के बस गए। धीरे धीरे उनकी सोच नकारात्मक हो गई, क्योंकि आर्थिक मार उनको पड़ी और लोगों से चोट उनको इस प्रकार से मिली कि धीरे धीरे वो लोगों पर से विश्वास करना उन्होंने छोड़ दिया। अपने पिता का क्रोधी स्वभाव, शक्की स्वभाव का उन्होंने वर्णन किया है और बताया है कि माँ बड़ी ही व्यक्तित्व विहीन
पर्सनालिटी थी कि माँ के व्यक्तित्व से इसीलिए कोई भी बच्चा प्रभावित नहीं था। माँ को हमेशा ही पिता के क्रोध का सामना करना पड़ता था। बच्चे भी माँ की बात सिर्फ दया के कारण से मान लिया करते थे कि हाय बेचारी माँ। बाकी माँ का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, इसीलिए माँ कभी भी लेखिका का कोई आदर्श नहीं बन सकी। लेखिका के 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। लेखिका के पिता 2 साल बड़ी बहन सुशीला के गोरे रंग और स्वस्थ शरीर के कारण से उसको ज्यादा प्यार करते थे और उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। ऐसे में लेखिका पर उनका कोई ध्यान नहीं होता था, तो उनको हमेशा ही लेखिका को इसीलिए वहां से उनके मन में एक शक उपजने लगा। जब लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का जब विवाह हो गया, उसके बाद में जब धीरे धीरे लेखिका जब वही रह गई है केवल घर के अंदर, तो लेखिका के पिता का ध्यान लेखिका पर भी जाने लगा और वो उन से को यह कहा करते थे कि उनके घर में राजनीतिक बहसें छिड़ा करती थी। आज़ादी के आंदोलन का समय था, तो वो कहा करते थे कि तुम घर में बैठो और जानो समझो कि देश में क्या कुछ हो रहा है। मगर उनकी आज़ादी का दायरा सिर्फ यहीं तक था कि वो ये जाने समझें कि देश में क्या कुछ हो रहा है। बाहर जा कर के नारे लगाती लड़कियां उनको पसंद नहीं थी। बाद में धीरे धीरे जब लेखिका ने शीला अग्रवाल का जिक्र किया है कि शीला अग्रवाल जो कि उनकी हिंदी की प्राध्यापिका थी, वो जब उन्होंने एक तो साहित्य को चुन करके पढ़ना सिखाया और साथ ही साथ उन्होंने जो देश में जो कुछ भी हो रहा था उसको लावे में बदल दिया। और शीला अग्रवाल के कारण से ही उन्होंने देश की आज़ादी में एक सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की और कॉलेज में ही वो हुड़दंग मचाती, नारे लगाती, जुलूस निकालती और सभी लड़कियों पर उनका बहुत रौब था। इसी कारण से एक बार प्रिंसिपल के द्वारा पिताजी को बुलाया भी गया था, मगर पिताजी दोहरे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। पिताजी को लड़कियां बाहर निकलें और जुलूस निकालें ये सब तो पसंद नहीं था, मगर जब प्रिंसिपल ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि आपकी लड़की का इतना रुतबा है, या बाहर का कोई भी व्यक्ति जब तारीफ कर देता था तो पिताजी बड़े ही गौरवान्वित हो उठते थे और बहुत ही खुश हो जाया करते थे। तो लेखिका ने इसमें अपने दोनों ही व्यक्तियों जैसे पिता और शीला अग्रवाल का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभाव पड़ा और किस तरह से सक्रिय प्रभाव उन पर पड़ा और वो आज़ादी के आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका किस तरह से निभाई, इन सभी बातों का जिक्र इस पाठ के द्वारा किया गया है। अगला पाठ हमारा इसमें जो आता है वो है हमारा नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है, जिसमें प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जीवनी का परिचय दिया गया है और उनके बारे में एक संक्षिप्त बातें बताई गई हैं। ये बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां, जिनका बचपन का नाम अमीरुद्दीन था, इनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। डुमराव दो वजह से फेमस है कि एक तो हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म स्थली है डुमराव, और दूसरा शहनाई बनाने में प्रयुक्त नरकट घास इसी डुमराव में मिलती है। बाद में ये धीरे धीरे काशी आ गए अपने ननिहाल में, जहाँ पर उन्होंने अपने मामा से शहनाई बजाना सीखा। यहाँ पर एक रसूलन बाई, बतूलन बाई, दो बहनें हैं जो कि संगीतज्ञ हैं, बहुत अच्छी गायिका बहनें हैं। इनका भी उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि उनको संगीत का ककहरा उन्होंने इन्हीं बहनों से सीखा। उनकी गली से गुजरना उनको बहुत अच्छा लगा करता था। वो कभी दादरा, कभी टपरी, कभी टप्पे, कभी ठुमरी जब वो गाया करती थी तो उनको बहुत ही अच्छा लगा करता था। खां साहब ने अल्लाह से हमेशा सच्चा सुर ही मांगा। वो उन्होंने ये बताया है कि वे मुहर्रम में 10 दिन का शोक मनाते थे और उसकी 8वीं तारीख को नोहा बजाया करते थे, जब कभी किसी राग रागिनियों को नहीं बजाया करते थे, और खड़े होकर के नोहा बजाते थे। उन्हें फिल्मों के अलावा कचौड़ियों से भी बड़ा ही लगाव था। संगीत में कचौड़ियाँ जब छन्न से गर्म तेल में कढ़ाई में जाया करती थी तो वहाँ से भी उनको संगीत की प्रेरणा मिला करती थी। उनकी काशी के विश्वनाथ जी में बहुत बड़ी आस्था थी। गंगा मैया पर भी उनकी बड़ी आस्था थी। वो जब भी कभी काशी से बाहर जाते तो अपने शहनाई के प्याले को थोड़ी देर के लिए उसी तरफ घुमा दिया करते थे जिस तरफ काशी में विशालाक्षी और
विश्वनाथ जी का मंदिर है। तो उनकी अपार श्रद्धा हमेशा मिली जुली संस्कृति का प्रतीक रही है। अंतिम पाठ हमारा गद्य खंड का जो अंतिम पाठ है वो है हमारा अंतिम पाठ संस्कृति। संस्कृति पाठ के लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्या हैं, और इन्होंने लेखक ने इस पाठ में ये बताया है कि संस्कृति और सभ्यता ये दोनों ही शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं, मगर इन दोनों ही शब्दों का जो अर्थ है वो समझ में लोगों के नहीं आता है। जब भी कभी इनमें कोई विशेषण जुड़ जाता है, जैसे कोई भौतिक सभ्यता या आध्यात्मिक संस्कृति, तब थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर भी उसका कुछ पूरी तरह से अर्थ लोग समझ नहीं पाते, उसका दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। तो लेखक ने इस पाठ में बताया है कि दोनों के अंतर को बताया है, और लेखक ने यह भी बताया है कि कल्पना करिए आप उस व्यक्ति की जिसने सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की भी कल्पना कीजिए जिसने सुई धागे का आविष्कार किया, जिसने लोहे की एक पतली सी पतरी में छेद करके उसको घिस के उसको छेद करके उसके अंदर धागा पिरोया और सुई धागे का आविष्कार हुआ, जिससे आज बड़े बड़े हम वस्त्रों के कारखाने आज चल रहे हैं। आज हम बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं इन्हीं छोटे छोटे आविष्कारों के बलबूतों पर। तो लेखक ने इस पाठ में इन आविष्कारों का जिक्र करते हुए ये बताया है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर कोई भी आविष्कार करता है, वही आविष्कारकर्ता, वही व्यक्ति वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और संस्कृति क्या है? संस्कृति है। और सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। यदि हमारी संस्कृति अच्छी होगी तो सभ्यता भी वैसी ही फलित होगी। यदि हमारी जो संस्कृति है, यदि वो अच्छे मन से नहीं है, अच्छी उसमें लोक कल्याण की भावना नहीं है, तो फिर उसका जो परिणाम है वो भी अवश्य ही असभ्यता के रूप में हमारे सामने प्रकट होगा। तो अंत में इस पाठ में ये बताया गया है, न्यूटन का उदाहरण देते हुए लेखक ने ये बताया है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर किसी भी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करता है या कोई नई खोज करता है, तो वो संस्कृत व्यक्ति है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर, तो वो संस्कृत कहलाएंगे, सभ्य नहीं। लेकिन आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, जिसको पहले से ही न्यूटन के दिए हुए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का ज्ञान तो है, वो उससे तो भली भांति परिचित पहले ही है, परंतु उसी में आगे चल के वो और कुछ नया इम्प्रोवाइज करता है, तो वो उनसे ज्यादा सभ्य तो हो सकता है, परंतु संस्कृत नहीं हो सकता। तो संस्कृत वही व्यक्ति है जिसने अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर कोई भी नई खोज की, कोई नया सिद्धांत उसने शुरू किया, तो वो संस्कृत है। और जिसको पहले से वो ज्ञान अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ और उस मिले हुए ज्ञान के बूते पर वो उसमें आगे अपना कुछ नया और ज्ञान को आगे बढ़ाता है, तो वो उनसे ज्यादा सभ्य कहलाएगा, परंतु संस्कृत नहीं। परंतु इसके साथ साथ लोक कल्याण की भावना को भी लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि लेखक ने यह कहा है कि एक बम बनाने वाला व्यक्ति भी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा तो उसको भी होती है, और वो बम का आविष्कार करता है, परंतु बम जैसी चीज विनाश को जन्म देती है। तो ऐसे में हम उसको भी सभ्य नहीं कहेंगे, उसको संस्कृत नहीं कहेंगे, उसको हम असंस्कृति कहेंगे, और असंस्कृति का परिणाम भी असभ्यता के रूप में ही फलित होगा। तो इसीलिए इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोक कल्याणकारी भावना। तो जब योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर लोक कल्याणकारी भावना का भी उसमें जुड़ाव हो जाता है, तो ऐसी संस्कृति का परिणाम भी सभ्यता के रूप में अच्छा ही होगा, यानी कि वो अच्छा ही परिणाम
देगी। तो आपके गद्य खंड का मैंने फटाफट वाला एक क्विक वाला माइंड मैप तैयार कर दिया है। आपको सभी चैप्टर्स फिर से रिकॉल हो गए होंगे। आपके यदि कोई भी प्रश्न इन गद्य खंड को लेकर के अभी भी कोई दिमाग में कोई प्रश्न बनता है, कुछ भी आपको कैसी भी कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपना प्रश्न कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। तो बच्चों, आज गद्य खंड यहीं पर समाप्त करते हैं। अब फटाफट से एग्जाम से पहले एक पद्य खंड का भी यानी काव्य खंड का भी एक क्विक वाला माइंड मैप मैं आपके लिए जल्दी ही पोस्ट करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।